आइए हम लोग अपस्फीति देखते हैं। अपस्फीति कहते किसे हैं? डिफ्लेशन को। हम लोग जब एक ग्राफ बनाए थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसमें इसको स्फीति बताए और इसको अपस्फीति, डिफ्लेशन। याद आ रहा है? ध्यान समझिएगा, ये डिफ्लेशन है और ये सामान्य मूल्य स्तर रेखा है या सामान्य मतलब कीमत स्तर रेखा है, या इसी को बेरोजगारी या सामान्य रोजगार स्तर की रेखा है। अगर वस्तु की कीमत सामान्य मूल्य स्तर से भी नीचे जाए, लगातार घटती चली जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अपस्फीति। मतलब 25 रुपये किलो टमाटर है या आलू ही है 25 रुपये किलो, अब वो घट के कहाँ जा रहा है? 10, 15 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये। लेकिन घट तो इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है। अंतर दोनों में क्या है? हम बताए थे ना कि ये विस्फीति है। इसमें, हाँ, इसमें वस्तु की कीमत जो अधिकतम है वो घट करके सामान्य कीमत स्तर की ओर आ रही है, लेकिन इसमें क्या है? सामान्य कीमत स्तर से नीचे जा रही है। यानी अगर वस्तु की कीमत यहाँ से घटना शुरू करे, अगर वो धीरे धीरे घट रही है तो विस्फीति है, लेकिन तेजी से घटे ना तो जल्दी से आ जाएगी कहाँ? अपस्फीति की तरफ आ जाएगी ना, ये रेखा पार कर जाएगी। तो अपस्फीति कुछ और नहीं बल्कि वस्तु या सेवा की सामान्य कीमत स्तर से नीचे की तरफ, यानी सामान्य कीमत स्तर से भी नीचे चला जाना, उसकी कीमत को ही क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। यानी जब वस्तु या सेवा की कीमत सामान्य मूल्य स्तर से भी घट जाए और लगातार घटती चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपस्फीति। और घटते घटते लास्ट में पहुंचेगी जहां वो मंदी की अवस्था है। तो ठीक है, मंदी अभी हम बताएंगे। तो अपस्फीति की यही परिभाषा है, सामान्य मूल्य स्तर से नीचे जाती है। दूसरा, अपस्फीति में होता क्या है? तो याद रखिएगा, अपस्फीति में वस्तु की कीमत घटती चली जाती है, इसलिए लाभ लोगों को कम मिल पाता है। इसी कारण उत्पादन और रोजगार दोनों घटता है। क्यों? क्योंकि वस्तु को लाभ, किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तो वो चीज़ बनाना ही नहीं चाहेगा, प्रोडक्शन ही नहीं करना चाहेगा, उत्पादन ही नहीं। तो उत्पादन घटेगा तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी जो रोजगार में है, रोजगार भी नहीं। यानी आप देखेंगे कंपनियों में छटनी शुरू हो जाती है, फैक्ट्री से लोग निकाले जाते हैं। भाई अब पेन की डिमांड ही नहीं है, पेन बनेगा ही नहीं, तो आप लोग रह के करेंगे क्या? तो छटनी शुरू हो जाती है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो जब मुद्रा अपस्फीति होती है उस समय उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? घटता है। बेरोजगारी बढ़ती है कि घटती है? बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार दोनों में समझ में आता है? रोजगार घटता है। रोजगार नहीं मिलेगा, तो जब रोजगार नहीं मिलेगा तो जिसको रोजगार नहीं मिला है वो क्या कहलाएगा? तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, तो रोजगार घटता है, यानी उत्पादन भी घटेगा और रोजगार भी घटेगा। ये दोनों काम होगा। वस्तु की कीमत तो घट ही रही है, वस्तु या सेवा की कीमत। ठीक, अब इसका कारण क्या है? आप लोगों ने जैसे मुद्रास्फीति में देखा कि किस कारण से वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाती है, वही मेन कारण अपस्फीति का भी है। ठीक उल्टा, अगर वस्तु की कीमत, बात नहीं, वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है तो अपस्फीति होती है, वो स्फीति होती है। लेकिन वस्तु की कीमत घट रही है तो अपस्फीति होती है। तो ठीक उल्टा जो आप लोगों ने स्फीति में पढ़ा था, उसी का ठीक उल्टा इसमें करना है, टोटल। तो आइए देखते हैं
अपस्फीति के कारण। ध्यान से देखिए, रीजन या काजेज ऑफ डिफ्लेशन। ध्यान से देखिएगा, मुद्रास्फीति में आप लोग क्या देखे थे, ईमानदारी से बताइएगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ गई थी तो मुद्रास्फीति हुई थी, बताइए, बढ़ी थी उसमें। तो इसमें क्या कर दें, मुद्रा की मात्रा कम हो गई है, मुद्रा की मात्रा, सोच के बताइएगा, वस्तु की कीमत ही घटी है, कम हो गई है। उत्पादन क्या हुआ है, हाँ, उत्पादन बढ़ा है, बढ़ेगा तभी तो वस्तु की कीमत घटेगी। उत्पादन बढ़ा है और लागत भी क्या हो रही है, लागत बहुत कम हो रही है, लागत बहुत कम लग रही है, इसीलिए तो सस्ता मिल रहा है। खोआ अगर 40 रुपये किलो हो जाए तो बर्फी 100 रुपये किलो मिल जाए, मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा। खोआ 40, चीनी 20, 100 से महंगा तो नहीं देंगे। बेसन की लड्डू काहे, बेसन वाली लड्डू काहे सस्ती है, बेसन है सस्ता है ना। ठीक, तो लागत ही कम, यानी लागत, देखिए इसमें क्या होता है, अपस्फीति का कारण मेजर कारण बताए, लेकिन एक एक करके गिनाएंगे। मुद्रा की मात्रा घट जाए तो भी अपस्फीति, उत्पादन बढ़ जाए तो भी अपस्फीति, या लागत में कमी आ जाए, जो लागत हम लगा रहे हैं वो क्या हो जाए, लागत में कमी हो जाए, यानी इसको कहेंगे लागत में कमी। जिस चीज़ से हम बना रहे हैं, ईंट 1 रुपये का मिले, सीमेंट बालू 50 रुपये बोरा मिले, सीमेंट बालू जो है 5 रुपये बोरा मिले, तो मकान बनाना सस्ता हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। हाँ, तो आइए देखिए, कितना भी मजदूरी रहेगी फिर भी सस्ता रहेगा, क्योंकि मजदूरी अगर बहुत ज़्यादा रहेगी या लागत भी ज़्यादा रहेगा तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लागत कम है, ये ध्यान रखिएगा, लागत कम का मतलब हर एक चीज़ की कीमत घटी है, तो मजदूर भी ज़्यादा मजदूरी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी अपना खर्चा ही चलाने के लिए चाहिए ना मजदूरी, तो भी कम ही लेंगे, क्योंकि आलू प्याज टमाटर सब सस्ता मिल रहा है। आइए देखिए, तो मुद्रा अपस्फीति के कारण पहला कारण है मुद्रा की मात्रा में कमी, एक एक करके गिना रहे हैं। मुद्रा की मात्रा में कमी, क्या मुद्रा की मात्रा अगर घट जाए तो अपस्फीति होगी? चार्ट आपको याद आ रहा है पिछला, कि एक तरफ मुद्रा की मात्रा बताए थे और दूसरी तरफ वस्तु बताए थे, और 100 मान लीजिए 100 रुपये छाप दे देश में और 100 किलोग्राम ही आलू हो, लेकिन अगर ये मात्रा ही कम हो जाए, 50 रुपया रह जाए और आलू उतना ही रहे, तो याद करिए अब 50 पैसे में 1 किलो आलू मिलेगा, पहले 1 रुपये में 1 किलो मिलता था, अब 50 रुपये, मात्रा ही घट गई ना, याद आ रहा है पिछला वाला। तो मुद्रा की जब मात्रा ही घट जाएगी तो मुद्रा से ही विनिमय होगा ना, एक्सचेंज होगा, तो वस्तु की कीमत क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, दूसरा उत्पादन में वृद्धि, ध्यान से समझिएगा, उत्पादन बढ़ जाए तो क्या होगा, फरवरी जनवरी में क्यों टमाटर सस्ता हो जाता है, आलू क्यों इस समय सस्ता है, इस समय प्रोडक्शन होता है, मार्च अप्रैल में लोग खेत से निकालते हैं, है ना। इस समय आम अभी सस्ता नहीं है, आम महंगा है, लेकिन अभी मई के बाद आम सस्ता हो जाएगा। अब जामुन ढूंढेंगे इस समय महंगा होगा, और कहीं एक आध लोग घुसिया गए कि हमें अब लीची चाहिए, लीची शायद अभी मिल जाएगी, है ना। हाँ, गेहूं और चावल ये क्यों सस्ते नहीं होते, इसका भी तो उत्पादन सस्ता है, लेकिन शहर में तो नहीं होते, उत्पादन के हिसाब से ही सस्ता है। ठीक है, चावल जितने में मिलता है 12 मास वही चावल उतने में मिल रहा है, हाँ मिलता है। आइए देखिए, सार्वजनिक व्यय में कमी, अगला ये बताइए
कौन सा बताइए? चावल गेहूं इसलिए ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है ना कि इकट्ठे हो गया रख लिए लोग तो ज़्यादा दाम बढ़ने घटने का चांस ही नहीं है, मजे का है। क्योंकि जो चावल खरीदते हो तो हमेशा 45 में बिकता ही रहता है, हमेशा चाहे जब ज्वार लेनी वही रेट में। सब लोग अपने काम भर का रख लिए हैं, स्टोव खराब होने वाली चीज़ है नहीं, और हमेशा मार्केट में मिलता है। आलू प्याज और ये सब ये कच्चा मटेरियल है। ये खराब होने वाली चीज़ें हैं, स्टोर हाउस में लोग रखते हैं इसको। वो क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग में रख दिए, उसके लिए कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत नहीं है। इसको जो आपका जैसे हरी मटर है आजकल कोल्ड स्टोर में रख दे रहे हैं लोग, टमाटर है, प्याज लहसुन आलू ये सब कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो उसका चार्ज अलग आता है, इसलिए महंगा पड़ता है। लेकिन चावल गेहूं के लिए कोल्ड स्टोर नहीं चाहिए, सिर्फ स्टोर चाहिए, कहीं भी रख दीजिए, है कि नहीं, ठंडा करने की जरूरत नहीं है। आइए सार्वजनिक व्यय में कमी, आइए देखिए जो सरकार खर्च कर रही है, हम बताए थे सरकार सड़क बनाए, पुल बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल ढेर सारा बनवाने लगे, तो काम आपको मिलेगा और आप काम करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो जनता के पास पैसा खूब आएगी। लेकिन सरकार ही कम कर दे, ठीक उल्टा उसका, पीछे वाला जो पढ़े थे उसका सब उल्टा है। पीछे वाला याद है स्फीति का, टोटल उसका उल्टा है। तो सार्वजनिक यानी सरकार खर्चा कम करेगी तो आपके पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो कुछ तो वस्तु की कीमत घटेगी, हर हाल में ही कम होगा अगर आपके पास, तो वस्तु की कीमत घटेगी ना। ठीक है, अगला है करारोपण में वृद्धि। ये देखिए करारोपण जानते हैं, टैक्स इम्पोज यानी कर लगाना, करारोपण मतलब तो करारोपण में वृद्धि कर दे, ऐसे समझिए अभी आप 5% टैक्स दे रहे हैं, ये कह दे नहीं 15% देना है, तो आपके पास पैसा कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास। आप 50,000 कमा रहे थे, 1,000 टैक्स दे रहे थे, अब 50,000 कमा रहे हैं, 5,000 टैक्स दे रहे हैं, तो आपके पास बच कितना रहा है, कम बच रहा है ना। पैसा कम बचेगा तो वस्तु सस्ती रहेगी, हर हाल में निगाह इसी पे रहेगा। मुद्रा की मात्रा घटी अगर या फिर उत्पादन बढ़ा तो अपने आप वस्तु की कीमत घट जाएगी, याद रखिएगा। तो देखिए टैक्स लगाने से, टैक्स बढ़ाने से आप पे कोई इफेक्ट आता है, वो तो बता रहे नहीं आता है। हाँ आप नहीं कमा रहे हैं, आपका मतलब पूरी जनता। ठीक है, अगला देखिए सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, पांचवा। सार्वजनिक मतलब समझते हैं आप लोग, सार्वजनिक मतलब जो सरकार लेती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। ये देखिए सरकार कर्जा खूब लेने लगे, मतलब आपका पैसा सरकार ले रही है उधार, तो फिर आपके पास पैसे की कमी होगी ना, लालच देके उधार लेगी, कहेगी 20% ब्याज देंगे, 20% छोड़िए, 2 ही महीने बाद हम 500 का 700 देंगे, जोड़ते रहिए परसेंटेज। ऐसे तो साल भर में लगता है 20% ना, ये 2 ही महीने में देगा। अब बताइए तो ये पैसा क्यों करती है ऐसा पता है? अगर वस्तु की कीमत बढ़ी रहती है ना तो ये यही काम करती है कि ऋण लेना शुरू करती है ताकि आपके पास पैसा कम हो जाए और दाम घट जाए। तो देखिए इसमें तो घट ही गया है, मतलब सरकार अगर खूब ऋण ले रही तो ऐसे ही वस्तु की कीमत घट जाएगी क्योंकि आपके पास पैसा कम है। हर हाल में ध्यान रखिए आपके पास पैसा कम है, मुद्रा की मात्रा कम है, ये ध्यान रखिएगा, वस्तु की कीमत बढ़ ही नहीं सकती। वो किसको बेचेगा? अगर 500 रुपया कर देगा तो इनके पूरे घर परिवार का मिला के 100 रुपया है इनके पास, खरीदेगा कौन? है ना? ठीक है। निर्यात वस्तुओं की मांग में कमी, अगला कारण देखिए, मुद्रा अपस्फीति के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा अपस्फीति होती क्यों है, यानी वस्तु की कीमत घटती क्यों है। तो अगला कारण है, ध्यान समझिएगा, निर्यात वस्तुओं की मांग में कमी।
ध्यान दीजिए, क्यों होती है वस्तु की कीमत कम? निर्यात वस्तुओं की मांग में कमी, यानी जो डिमांड है, बाहर से जो वस्तु आ रही वो डिमांड घट गई, हमें नहीं चाहिए अमेरिका का कोई भी सामान, चीन का कोई भी वैसा सामान हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ड्रैगन फ्रूट, हमें कीवी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब हम निर्यात कम कर देंगे, हमारी डिमांड ही घट जाएगी, तो बाहर से जो सामान आ रहा है वो मंगाना ही नहीं पड़ेगा, वस्तु की कीमत वैसे ही सस्ती हो जाएगी। तो निर्यात वस्तुओं की मांग अगर घट जाए, जो निर्यात वाली वस्तु है, तो दाम अपने आप घट जाता है, लोग लेबर नहीं करेंगे, सस्ता हो जाएगा एकदम। अगवा है, आगे देखिए, आरबीआई की साख वृद्धि। साख वृद्धि क्या है? हाँ, मतलब उधार देना, उधार देना बढ़ जाए ना, लेकिन यहां उल्टा है, आरबीआई द्वारा साख की वृद्धि। इसका मतलब समझ रहे हैं? ध्यान समझिएगा, आरबीआई द्वारा साख वृद्धि का क्या मतलब समझिए। बात नहीं, आरबीआई जो उधार देती है वो रेट बढ़ा दे, यानी उधार की दर बढ़ा दे। कैसे बढ़ा दे, आइए देखिए। अभी हम बैंकिंग पढ़ाएंगे, एक टर्म यहाँ भी आरबीआई का सीखिए। आरबीआई एक काम और भी करती है, जैसे सीआरआर एसआरआर सीखे आप लोग, एक काम और करती है। ये है बैंक, मान लेते हैं ये बगल में एक ठो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, हालांकि बड़ौदा का है, लेकिन हम लोग कुछ बोले नहीं, हम कहे चलो बनारस में भी खोल लो। हाँ, बड़ौदा के नाम पे है ना, तो इलाहाबाद बैंक तो इलाहाबाद के नाम पे है, तो कब बनारस में खुले भगा देंगे उसको। सुनिए पहले, इसको उधार चाहिए तो जनता से लेता है और जनता को देता है। मान लीजिए आप, कोई व्यापारी मांग रहा है कि हमें इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, ज़रूरत है, इसको पैसा मिल नहीं रहा है, और ये कह रहा है 15% लेंगे, तो कह रहा है ठीक है, वो पैसा जुटा रहा है कि मिल जाता तो हम दे देते, दनादन कमा लेते, मिल ही नहीं रहा। तो अंतिम ऋणदाता कौन होता है बताए हैं? आरबीआई। ये कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। अंतिम रूप में पैसा ये हमेशा खड़ा रहता है, जितना चाहिए बक्सा भर भर के ले जाइए, ट्रक भर भर के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम उधार दे देंगे। ले हाँ, आपको नहीं, आपको लेना है तो पहले एक काम करिए, बैंक खोलिए, बैंक खोल के माल उधार लेके फिर यहाँ से नीरव मोदी की तरह। आइए देखिए, पहले समझिए बात को, बैंक ऑफ बड़ौदा को उधार चाहिए तो अंतिम उधारदाता कौन है? आरबीआई। लेकिन आरबीआई भी तो कुछ ब्याज लेगा, तो ध्यान समझिएगा, आरबीआई जिस दर पर, जिस ब्याज पर इन बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टर्म सिखाए आपको, बैंक दर यानी बैंक रेट। लेकिन ये सही सही परिभाषा नहीं है, हम अभी समझाएंगे, अभी आएगा नहीं, जब बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। सही सही परिभाषा ये है कि इनसे लेती है प्रतिभूति। जैसे आपसे ली 100 रुपए की कॉपी, और 100 रुपए की कॉपी है तो उसका 10 रुपए काट लेगी, 90 रुपए आपको उधार देगी, और जब आपको लौटाएगी तो आप 100 रुपए देंगे, यानी कटौती कर देती है। उसको वहाँ डिटेल में समझाएंगे, और एक बार नहीं, पुनर्कटौती, क्योंकि एक बार तो आप कर चुके हैं, तो वहाँ समझाएंगे तो आएगा डिटेल में। बस ये ध्यान रखिए कि आरबीआई जिस दर पे बैंकों को ऋण देती है, व्यापारिक बैंकों को, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर यानी बैंक रेट। और आपको बता दें, बैंक दर 6.5% के आसपास है। कितना है? 6.5%। लेकिन 0.25% ये घटा दिया है इस समय। 5 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि घटाया है, 6.25 कर दिया है इस समय। यानी कितने पर ब्याज मिलेगा? इस समय घटाया है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं वो अलग मैटर है।
देखिए ये जिस दर पे उधार देगा वो बैंक दर है। अब यहाँ समझिए, साख वृद्धि का मतलब उधार की दर बढ़ा दे, मतलब आरबीआई इनको जो 6.5% पे ब्याज या 6.25% पे उधार दे रही, बढ़ा दे, बढ़ा के 8% कर दे कि हम इससे कम में नहीं देंगे उधार। ध्यान से समझिएगा बात को। आरबीआई उधार जो दे रही है इनको ही बढ़ा दे, इसी को कहा जाता है साख वृद्धि। किसकी? आरबीआई की। उधार की दर बढ़ा दे। अब इससे क्या होगा सोचिए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए, ये बढ़ा दिया ना, एक काम कर दिया, वहां कस दिया स्क्रू, जाएंगे लेने, ले लो। और जब इनको बढ़ा हुआ ब्याज पे पैसा मिलेगा तो आपको कैसे देंगे? आपको भी बढ़ाई के देंगे ना, कुछ मुनाफा कमा के 10% 12%, तो आपको कितने पे देंगे? बढ़ा के देंगे। 2% कमाएंगे नहीं क्या? तो जनता को कितना मिलेगा? जनता को 10% पे ब्याज मिलेगा, अरे उधार मिलेगा, 10% ब्याज पे उधार मिलेगा। तो जनता लेना चाहेगी? ध्यान समझिएगा, पहले आरबीआई 6% पर देता था इन बैंकों को, ये बैंक जो है व्यापारिक बैंक, तो ये जनता को 8% पर दे देते थे। जनता खुश हो जाती थी कि चलिए उधार सस्ता है, पहले उधार सस्ता है। लेकिन अब बढ़ा दी तो जनता को क्या मिल रहा है? 10% पे, मतलब ज़्यादा ब्याज देना होगा ना, तो जनता लेना कम कर देगी, कहेगी अरे बड़ा महंगा है इस समय, है ना। तो जब ये बैंक दर बढ़ा देती है तो लोग लेना कम कर देते हैं। इसके पीछे तर्क क्या है कि यहाँ से बढ़ा हुआ मिलेगा तो ये भी बढ़ा ही के देंगे, बढ़ा के देंगे तो जनता जो है लेना कम कर देगी। तो देखिए अभी जो हम पीछे दिखा रहे थे, ध्यान से देखिए, कहाँ गया, रुकिए, जो हम पीछे दिखा रहे थे कि मुद्रा की मात्रा कम हुई कि नहीं मार्केट में, जनता कम ले रही है अब ना। तो बताइए, ये अब महंगा मिल रहा है तो जनता कम लेगी ना, तो अपस्फीति होगा कि नहीं होगा ना। हर हाल में वही दिमाग जाना चाहिए। तो आरबीआई अगर अपनी साख वृद्धि कर दे तो ऑटोमेटिक अपस्फीति हो जाती है। आराम से घर पे जाके सोचिएगा, तीनों वही पॉइंट रहेगा। और जो स्फीति लोग पढ़े उनको तो कंफ्यूजन है नहीं होना चाहिए, टोटल वही खेल है उल्टा वाला। एक और देख लीजिए, अगर ऋण पत्र या प्रतिभूति को, देखिए आरबीआई ढेर सारा साख वृद्धि करेगा। एक तो बैंक दर बढ़ा दे, ठीक है, बैंक दर बढ़ा दिया तो भी दिक्कत है ना, बैंक दर बढ़ाया तो दिक्कत हुई। दूसरा वो क्या कर दे, जो ऋण पत्र है, डिबेंचर जो लिया था, एक जमाना था, हम बताए थे आपको, ऋण पत्र की बिक्री कर दे या खरीदे, आप बताइए। जनता से पैसा कम करना है। आरबीआई भी बेचता खरीदता है ना, हाँ, ऋण पत्र की क्या करे, बिक्री करे। ध्यान समझिएगा, कोई भी ऋण पत्र या प्रतिभूति है तो उसको बेचे, चाहे ऋण पत्र हो या सिक्योरिटी हो, कुछ भी, दोनों में से कोई भी उसको बेचे। देखिए ऐसे आरबीआई एक ऋण पत्र लिखी रहती है, इस पे लिखा रहेगा 1000 रुपये, कितना, लेकिन आपको हम कितने में दे रहे हैं, 700 रुपये में आप खरीद लेंगे। और हम लेंगे कब आपसे, 3 महीने बाद। तो आप करेंगे क्या कि 700 रुपया देंगे और 1000 वाला ही खरीद के आप रख लेंगे, है ना। इस पे डेट लिखा रहेगा आज 25 अप्रैल 2025, 3 महीने बाद यानी मई जून जुलाई, 25 जुलाई 27 जुलाई की समीक्षा का पेपर है आप लोगों का। तो 25 जुलाई को आप ले लेंगे, 26 को निकल जाएंगे सेंटर पे परीक्षा देने। 25 जुलाई 2025 को आपको कितना मिल जाएगा जब वापस करेंगे तो 1000, लेकिन ये अभी 3 महीने बाद मिलेगा। आरबीआई ने दिमाग लगाया, क्या लगाया कि आपको ये बेच दिया, आप लालच में ले लिए और 700 रुपया आरबीआई को दे दिए। आरबीआई 700 रुपया ले ली तो आपके पास पैसा घट गया ना, अब वो छल्ला नहीं मारेगा पैसा,
पड़ा रहेगा आरबीआई के पास। यानी मार्केट से, जनता के पास से पैसा कहाँ चला गया, इसका मतलब जनता के पास पैसा कम हो गया। वही है अपस्फीति, बार बार बता रहे, मुद्रा की मात्रा घट गई ना। हाँ, कुल कहानी तो वही है, बतिया एक है। आइए, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख में कमी, एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग देखेंगे। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख में कमी, अगर ये हो जाए तो अपस्फीति आ जाएगी। ये व्यापारिक बैंक कौन होते हैं? वे बैंक जो मुद्रा का व्यापार करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो LIC करते हैं वो व्यापारिक बैंक नहीं है। हाँ, वो हम बताएंगे वो सब क्या है। वो व्यापारिक बैंक नहीं है। व्यापारिक बैंक ही सब है, पैसा लेंगे, वहां दे देंगे ना, अब पहुंच जाएंगे 1 महीना LIC कर, हमारा पैसा दे, न दी, भगा दी मार के कि जब 5 साल बाद आया। इसके यहाँ जाएंगे, जब जाएंगे दे देगा। ये मुद्रा लेता है, मुद्रा देता है, वो नहीं देगा। वो कहेगा बैंक बना रखे हो, आपका ही पैसा आपको नहीं देगा। तो LIC जो होती है वो सब बैंक नहीं है व्यापारिक। व्यापारिक बैंक का मतलब मुद्रा लिया, मुद्रा का व्यापार करते हो खाली। इस बैंक में गए हैं आप लोग, देखते हैं क्या लेता है, क्या देता है, दोपहर में क्या देता है, लाइन में खड़ा करा देता है। अच्छा, बैंक में कुछ हो या ना हो, तो लंच एकदम बहुत टाइम से होता है, एकदम फिक्स है, 2 बजे या 2:30। नहीं, आप खड़े रहेंगे, एक करे तुरंत उठ के चला जाएगा, कुछ हो या ना हो। और जगह तो 2 मिनट रुक जाते हैं, इनका लंच एकदम टाइम से होगा। भले इनका सर्वर डाउन हो, ना चल रहा हो, 1 घंटे से खड़े हैं, लंच के टाइम सर्वर चालू हो गया, उठ के चल देंगे। ये नहीं चलिए सर्वर चालू हुआ तो अभी कर दें, लंच टाइम इनका बड़ा फिक्स होता है। कभी जाइएगा बैंक में 2 बजे, समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, तो व्यापारिक बैंक अगर साख में कमी कर दें, ये समझिएगा, तो अपस्फीति आ जाएगी। व्यापारिक बैंक अगर साख कमी मतलब उधार देना कम, बार बार बता रहे हैं, साख मतलब उधार देना, तो उधार देना कम कर दे। तो जब आप जाएंगे पैसा नहीं देंगे, जब उधार नहीं देगा तो आपके पास पैसा कम होगा ना। बढ़ाना चाह रहे हैं आप, बढ़ ही नहीं रहा है पैसा उधार ले लेके, तो अपने आप अपस्फीति हो। ये सब कारण है अपस्फीति के। तो देखिए, आप ईमानदारी से बताइएगा, एक बार झलकी दे रहे हैं अपस्फीति का क्या क्या कारण है, आप लोग बताइए। पहला, इसमें नहीं है, ये तो ड्राफ्ट है, इसमें परिभाषा बताए थे। दूसरा, अपस्फीति का क्या कारण है? पहला, क्या मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाए तब, कि वृद्धि हो, कमी हो। उत्पादन में वृद्धि होने से या कमी होने से? वृद्धि हो तब भी। सार्वजनिक व्यय में कमी हो, सरकार खर्च कम करेगी, पैसा आपको कम मिलेगा। कर बढ़ा दे तब आपका पैसा खींच के लेके चली गई। सार्वजनिक ऋण बढ़ा दे, खर्चा सरकार मतलब कर्जा लेने लगे खूब, सरकार खूब कर्जा ले, तो आपके पास पैसा कैसे कर्जा लेगा बताए थे ना, वही ऋण पत्र उत्र सब बांटना शुरू कर देगा। ठीक है। आरबीआई अपनी निर्यात वस्तुओं की डिमांड घट जाए, हम मोबाइल नहीं लेंगे, हम वही छोटकवा लेंगे, कोई जनता नहीं ले रहा है भारत का, डिमांड घट जाए, वो मुंह बना के घूमेंगे, ले ला न ले। अगर डिमांड घट जाए निर्यात वाली वस्तु की जो बाहर से आ रही है, अपने आप वस्तु की कीमत घट जाती है। आप देख लीजिएगा, अपने आप घट जाए। आपको पता है विदेशों में आम की बड़ी डिमांड है, दुनिया का अद्भुत देश भारत, हर गली में आम होता है, लेकिन अमेरिका में नहीं होता है। और इसके जैसा फल दुनिया में आज तक कोई नहीं स्वादिष्ट, लेकिन हम लोगों के यहाँ इतना होता है कि इसकी कीमत ही नहीं है। यही आम अमेरिका जाता है 400-500 रुपया, एकदम लूट मच जाती है तुरंत।
इसके जैसा स्वादिष्ट फल कोई खिला के दिखाइए हमें, कोई नहीं है। लेकिन आम इतना होता है कि हम उसका कीमत नहीं समझते। तो निर्यात वाली वस्तु की अगर मान लीजिए यही अगर अमेरिका में निर्यात न हो आम, हम लोग बहुत निर्यात कर देते हैं, इसलिए वहां सस्ता बिक जाता है। नहीं 2,000 रुपए किलो खरीदे हो। हाँ, यहाँ के व्यापारी बहुत भेज देते हैं अमेरिका, इतना भेज देते हैं कि 400-500 बस 400-500 रुपए किलो बिकता है। और सबसे अच्छा सबसे महंगा कौन बिकता है? अल्फांसो। देखे हैं ना? अभी किसके बारे में आप बता रहे थे सर? हम सोचे अल्फांसो के बारे में। नहीं, सारे आम बिकते हैं, चौसा भी बिक जाता है। अल्फांसो देखे हैं? नहीं देखे? हाँ देखे हैं। वही कैटरीना कैफ जो स्लाइस वाला इसे लेके खड़ी रहती है। अल्फांसो आम है। अभी भी नहीं देखे? वो तो कैटरीना कैफ को देखा होगा सर, वो तो देख लिए। स्लाइस वाले, स्लाइस में कुल आम में तनी से इहो डाल दो नेक्स्ट फाकी। मैं सोचिए कि बस दिखा दिए स्लाइस तो सब अल्फांसो डाले हैं, ऐसा नहीं है। उसमें अल्फांसो होगा, इन गारंटी नहीं है कि कुल अल्फांसो ही होगा। आरबीआई की साख वृद्धि देखिए, आरबीआई उधार देने में जो रेट है वो बढ़ा दे, तब क्या होगा? तो बैंकों को महंगा मिलेगा, बैंक दर बढ़ा दे। अच्छा, बैंक दर बढ़ा दे तो वो भी जनता को भी महंगा देगा, तो जनता लेबर मुंह फुला लेगी। हाँ, अभी कल ही तो 8% आज 12 बता रहे हैं, नहीं लेगी, घूम के चली आएगी। और एक और बताए थे, हाँ, ऋण पत्र बेचना शुरू कर दे आरबीआई, धनाधन लेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कब बेचती है? हम बताए थे ना, आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए हम बताए ना, भारत सरकार को बेचवाना होता तो आरबीआई से कहती है, शक्तिकांत दास से पहले कहती थी, अब पता नहीं कौन नए आ गए, अब उनसे कहती है। तो आरबीआई भी नहीं हिलेंगे अपना कुर्सी, वैसे ही फेविकोल लगा के उसे चिपका के बैठे रहते हैं, वो नहीं हिलते हैं। हम काहे हिले? बैंक को कह देंगे, अब सारे बैंक है हर जगह, अब वो जारी वहाँ दिखा देगा, वहाँ प्रचार में लग जाएगा कि मिल रहा है, लेना है तो ले लीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? बार बार कहाँ जाना होगा? तो ऋण पत्र की बिक्री, अब तो डिजिटल का जमाना है, पता चल जाएगा। ऋण पत्र की बिक्री या प्रतिभूति अगर वो करने लगे तो आप खरीदने लगेंगे, तो आपके पास से पैसा कहाँ चला जाएगा? तो अपस्फीति हो जाएगी ना। ये बताइए, व्यापारिक बैंक अगर अपना उधार देना भी बढ़ा दें, यानी साख में कमी कर दें, उधार देबे न करें, उधार घटा दें, तो क्या अपस्फीति होगी? नहीं समझे आप? व्यापारिक बैंक उधार में कमी कर दें, साख में कमी का मतलब उधार देना बंद, आपके पास पैसा कम हो जाएगा। हर हाल में देखिए, दो ही चीज अपने दिमाग में रखिए, या तो मुद्रा की मात्रा घट जाए या उत्पादन बढ़ जाए, दोनों कंडीशन में अपस्फीति, यानी वस्तु की कीमत घटेगी। यही दिमाग में रख के सारे क्वेश्चन करेंगे आप। यहीं पे ये जो है ये दे दिया ना, ऋण पत्र की बिक्री की जगह खरीदारी कर दे, तो गलत हो जाएगा, है ना। दे दे कि अपस्फीति के लिए व्यापारिक बैंक जो है साख में वृद्धि कर दे, अरे मार उधारे बांटे लगा, मार पैसे हो जाएगा, तब कहाँ उल्टा हो जाएगा। तो यही ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है। ठीक है, बस यहीं तक।